कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग NCERT EVS टेस्ट सीरीज़ नंबर फर्स्ट है आज हम बात करेंगे CTET 2021-2022 की पर्यावरण अध्ययन का टेस्ट सीरीज़, जिसमें से 130 नंबर आपके आने के लिए हमने यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ चालू किया। आप इस टेस्ट सीरीज़ आपको डेली मिलेगी। EVS की, CDP की, हिंदी, चाहे जो भी सब्जेक्ट आप रखे हैं, SST, मैथ्स वगैरह सभी के लेक्चर वीडियो प्लस टेस्ट सीरीज़ आपको डेली मिलती रहती है। तो यहाँ पर आपको फ्री PDF लेने के लिए आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और फ्री PDF आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम डेली आपके लिए 15 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ करते हैं। आज हम 15 क्वेश्चन किए हैं। आपको यहाँ पर बताना है 15 में से आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर कर पाएँ। हमारी जो टारगेट रहेगी कम से कम 15 में से 12, मिनिमम 10 आपको ये टारगेट लेके चलनी होगी। नोट्स लेने के लिए मैं आपको नंबर लास्ट में बता दूंगा। नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो EVS में जो 2 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के EVS पूछ जाते हैं। 30 नंबर में 15 नंबर यहाँ पर पैडागोजी सेक्शन से आता है 15 नंबर, और 15 नंबर जो आपके आते हैं वो NCERT बुक से आते हैं। बुक्स मतलब क्लास 3 से 5 तक, इसकी हम पैडागोजी का और यहाँ पे क्लास 3 से 5 तक आपके लिए हम क्या बनाएं, नोट्स बना लिए हैं। तो नोट्स आपको अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको नंबर बता दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन का पहला टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के 2/3 भाग पर कौन सा मंडल है? ऑप्शन है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। आपको यहाँ पर बताने हैं कि पृथ्वी के 2/3 भाग पर कौन से मंडल अवस्थित है। जल्दी अपना राइट आंसर करेंगे आप। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जल मंडल। कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, जल मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य जहाँ पर आपके आए वहाँ पर 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है, गलत क्वेश्चन को हम ढूंढेंगे। गलत क्वेश्चन अगर मिल जाती है तो वही गलत क्वेश्चन ही यहाँ पर असत्य वाले, नेगेटिव वाले क्वेश्चन में सही हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन ढूंढते हैं। केचुआ पेशियों एवं शुक की मदद से रेंगता है। ऑप्शन बी है। ऑप्शन दूसरा है, मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। ऑप्शन तीसरा है, मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है। ऑप्शन 4 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होती है। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होंगे। गलत वाले को ढूंढना यहाँ पर। तो चलिए राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको दिया हुआ ऑप्शन ए, एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सही है। ऑप्शन बी है पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन सी है केवल दूसरा। ऑप्शन डी है केवल चौथा। यहाँ पर आपको गलत क्वेश्चन क्या होंगे यहाँ पर आप देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग, केंचुआ पेशियों और शुक की मदद से रेंगता है, ये सही है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, ये भी सही है। मेढक तैरता भी है और फुदकता है, ये भी सही है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होती है, ये गलत है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण 12 घंटे होती है। ये सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चन है। हम जो आपको क्वेश्चन सीरीज करवा रहे हैं ये लगभग 90% ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले समय में पूछे जाएंगे, ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन हो सके। तो यहाँ पर डी गलत है, तो यहाँ पर डी आप देखेंगे केवल ऑप्शन नंबर 4 केवल डी गलत है, तो यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आगे हम लोग कहता है, दही जमने का कारण क्या है? दही जमता क्यों है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटिस्टा के कारण, विषाणु के कारण। चलिए राइट आंसर बताएं। दही जमने का जो कारण है ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर, जीवाणु के कारण दही जमता है। लैक्टोबैसिलस की नाम से एक जीवाणु आता है, उसके कारण दही जमता है।
आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मच्छर की पेट के अंदर ताक झांक किया या सिद्ध किया कि मलेरिया फैलता है? ऑप्शन ए है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, सी है ग्रेगर मेंडल, डी है जॉर्ज मिस्ट्रल। तो राइट आंसर बताइए, क्योंकि अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो नोट्स में हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने मच्छर की पेट में ताक झांक किया था, यानी कि मच्छर के अंदर उसे उसकी ऑपरेशन किया था, उसके पता लगा था कि कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। तो ये महान वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रॉस, ये तो थे। और ये भी बात आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया फैलती है, तो वो है मादा एनोफिलिस। क्या होता है? मादा एनोफिलिस, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगर इसकी दवाई के बारे में पूछेंगे तो कुनैन की पत्तियां, ठीक है, कुनैन की पत्तियों से पीस के इसे पिलाई जाती है। और सिनकोना पेड़ की छाल, क्या? सिनकोना, सिनकोना पेड़ की छाल, ये आप याद रखेंगे। ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, अक्सर सीटेट और यूपीटेट में पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भोजन पचने का जो सही क्रम है, कैसे भोजन पचता है? अंतर्ग्रहण, पचन, अवशोषण, सर्वांगीकरण, बहिष्करण। पचन, अवशोषण, सर्वांगीकरण, बहिष्करण, अंतर्ग्रहण। अवशोषण, पचन, बहिष्करण, सर्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण, पचन, सर्वांगीकरण, अवशोषण, बहिष्करण, ये आपके राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी तो तीनों दिया हुआ। जो सही क्रम है भोजन पचने का वो आपको यहाँ पर बताने हैं कि कैसे भोजन पचता है। चलिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता दूं। पहले जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को सबसे पहले अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके बाद हमारे पेट में वो भोजन पचते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, उसके कैल्शियम मिनरल्स हमारे शरीर में ऑब्जॉर्व हो जाते हैं। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे पेट में नहीं पचते वो हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा अंतर्ग्रहण और बहिष्करण। तो शुरू में अंतर्ग्रहण करते हैं और लास्ट में बहिष्करण करते हैं, ये तो ऑप्शन सही होगा। तो चलिए, अंतर्ग्रहण शुरू में पचन नहीं होगा, ये ऑप्शन बी गलत है। अवशोषण नहीं होगा, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे देखते हैं, अंतर्ग्रहण और बहिष्करण, ये दो चीज आपके मिलते हैं। मतलब ऑप्शन बी एंड सी नहीं होगा, ऑप्शन ए एंड बी में कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्ग्रहण और बहिष्करण, अंतर्ग्रहण और बहिष्करण दो चीजें सिमिलर हैं। अब उसके बाद जो होती है यहाँ पर कुछ चीजें देखेंगे। पहले भोजन करते हैं अंतर्ग्रहण, उसके बाद पचता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद सर्वांगीकरण पूरा शरीर में मिल जाता है, तब बहिष्करण होता है। मैं भी 100% लगभग लगता है कि ए होगा। चलो डी भी देख लेते हैं। अंतर्ग्रहण होता है, पचता है, यहाँ तक ठीक है। सर्वांगीकरण नहीं होता है, पहले अवशोषण होता है, तब हमारे शरीर में वो सर्वांगीकरण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप इसे याद कर लेंगे क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है? सीटेट का में लगभग अब तक भी जितने बार 2011 से लेके अब तक सीटेट आप आए हैं, लगभग सभी साल ये क्वेश्चन रहते हैं, मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे सीटेट में, ताकि वह चिकना हो जाए, ताकि वह खुशबू दे, ताकि कीड़े न आए, ताकि क्योंकि गोबर गाँव में गोबर ज़्यादा मिलते हैं। तो ये आपके राइट आंसर बताने हैं, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा ताकि कीड़े ना आए, मिट्टी के गोबर से फर्श को इसलिए लिपते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। गाय के आगे दांत छोटे क्यों होते हैं? ताकि वह घास भूसा सुरख सके। ऑप्शन बी देखते हैं, ताकि वह घास भूसा चबा सके। ऑप्शन सी उपयुक्त ए बी सी, या फिर ऑप्शन डी दोनों। तो राइट आंसर बताएंगे, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर देखते हैं। गाय के आगे छोटे दांत क्यों होते हैं? आगे दांत छोटे क्यों? ताकि वो घास भूसा सुरख सके। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
लद्दाख की चंगम्पा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है? गहन कृषि, कर्तन एवं दहन, मिश्रित एवं चालवासी पशुचरण। क्या करता है? नोट्स अगर आप लिए हुए हैं जो बच्चे, तो उसका राइट आंसर आप विद इन 5 सेकंड में इसके दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने नोट्स में ये चीज़ें मेंशन करके रखी है कि कैसे लद्दाखी को चंगम्पा जनजाति है वो क्या क्या करते हैं। उनकी लद्दाख की चंगम्पा जानती के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन अब तक से पहले आए हैं और आने वाले हैं, सभी चीज़ों को नोट्स में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो नोट्स इसलिए मैं कहता हूँ नोट्स पढ़िए, उसके बाद राइट आंसर आपके आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे चालवासी पशुचरण। चंगप्पा जाति जो है वो चालवासी पशुचरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होता है? सार्वजनिक वाहन के प्रयोग से, एलपीजी एवं सीएनजी के प्रयोग से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं बायोगैस के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी से। यहाँ पर निम्न में से किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होता है? ये नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो राइट आंसर बताइए, जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। चलिए, सार्वजनिक वाहन से वायु प्रदूषण कम होता है, एलपीजी एवं सीएनजी से बहुत कम होता है, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा बायोगैस से इससे तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस वस्तुओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं आंसर। ठोस वस्तुओं में आंतराणविक बल अत्यधिक होता है, इनका निश्चित आकार एवं आयतन होता है, इनका घनत्व अधिक होता है। उपयुक्त डी। क्या होगा राइट आंसर? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ठोस वस्तुओं का आंतरिक बल अत्यधिक अधिक होता है, ये सही है। इनका निश्चित और आकार एवं आयतन होता है, ये भी सही है। इनका घनत्व अधिक होता है, क्योंकि इन डेंसिटी इसका जब बहुत ज़्यादा होता है तभी वो ठोस कहलाता है, और फिर आंतरिक चीज़ें वो मजबूत होती है। तो उपयुक्त डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हानि बांधों से होती है? बांध जब बनाते हैं उससे क्या दुष्ट प्रभाव होते हैं? क्या हमें उससे दिक्कत आ सकती है? क्या नुकसान हो सकता है? तो इसका ऑप्शन है बांधों के पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, बांध से विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है, बांध बनाना खर्चीला होता है। उपयुक्त डी। राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए आप। चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। इतना सिंपल है। बांध से क्या हानि होती है? बांध से पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है, ये सही है। क्योंकि अगर हम किसी जगह पर डैम अगर बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम डैम बना रहे हैं, तो इस एरिया जो हमारे पास आते हैं यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाती है। हाँ इतना है कि इधर इस ओर हमें फ़ायदा ज़रूर पहुँचता है। तो यही समस्या आती है विस्थापन की। यहाँ पर विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जब हम डैम बना रहे होते हैं, यहाँ मान लीजिए हम यहाँ पर डैम बना रहे हैं, यहाँ पर जब पानी स्टोर करते हैं, यहाँ पे जितने भी मजदूर जितने भी लोग रहते हैं, वे सारे लोगों को यहाँ पर शिफ्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर उनके खेत और घर सभी बर्बाद हो जाते हैं, विस्थापन की समस्या होती है। तो ये भी सही है। ऑप्शन डी, बांध बनाना एक बहुत खर्चीला प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन ग्रहों का घूर्णन पूर्व से पश्चिम होती है? आपको पता है कि 8 ग्रह टोटल है, पहले 9 ग्रह थे, प्लूटो को हटा दिया 2006 में। कब हटा दिया है? 2006 में। अब कितने ग्रह? 8। 8 में से 6 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, इसीलिए पूर्व में दिशा में सूर्य उगता है। तो 2 ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, इसीलिए वहाँ पर सूर्य के विपरीत दिशा में पश्चिम की ओर निकलता है। ठीक है, तो ये 2 ग्रह ऐसे कौन है? बुध शुक्र, पृथ्वी मंगल, शुक्र अरुण, या फिर मंगल बृहस्पति। क्या राइट आंसर होंगे? जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र और अरुण ऐसे हैं जिनको घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम होती है।
चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह चित्रकारी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। इस चित्रकारी से में हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्रों के प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन मुझे लगता है बहुत कम, ऑप्शन ही पूरा यहाँ नहीं लिखा गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इस चित्रकारी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है जो उपरोक्त कथन की चित्रकारी है। ठीक है, क्या है चित्रकारी? चित्रकारी, इन चित्रकारी में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त कथन चित्रकार से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला, यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। प्राकृतिक, जो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है वो मधुबनी चित्रकला होता है, जो बिहार के मधुबनी जिले में है। ठीक है, बिहार के मधुबनी जिले में अवस्थित है। अलबरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था। ये सीटेट में आया था, बहुत बार आ चुका। किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला है इब्न बतूता। किसके साथ आया है? अलबरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था, वो किसके साथ भारत आया है? चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, सीटेट में मेंशन किया हुआ महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनी, यहाँ गजनवी भी, अगर वहाँ पे आपको एग्जाम्स में महमूद गजनवी मिले, गजनवी गजनवी मिले तो वहाँ पर आप गजनवी देख सकते हैं, क्योंकि गजनवी और गजनवी दोनों एक ही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको कुड़ुक भाषा में जंगल कहते हैं? किसको? ऑप्शन ए है ओरांग, तोरांग, विरांग, इनमें से कोई नहीं। सीटेट की नोट्स आप लिए होंगे, तो सीटेट के नोट्स में ये चीज़ मेंशन की गई है कुरुक भाषा के संबंध में। हमने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे चीज़ों को कवर किया है जो आपको एग्ज़ाम्स में मार्क्स दिलाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ दिक्कत आपको नहीं होंगे। तो क्या है? तोरांग। क्या है यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा तोरांग। तोरांग कुरुक भाषा को जंगल कहते हैं, तोरांग। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नंबर बता दूं कि आप कौन से नंबर को, आप सबसे पहले टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। उसके बाद कंप्लीट नोट्स, जैसे कि आप सी टेट के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, यूपी टेट के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, या फिर हरियाणा टेट के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, रीट के एग्ज़ाम्स अभी आने वाले इसके एग्ज़ाम्स दे रहे हो, रीट की एग्ज़ाम्स जो आ चुकी है उनके मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को हमने नोट्स दिया था, वो विद्यार्थी बहुत सारे नोट्स लेके अभी अच्छे से, उसके भी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का आप व्हाट्सअप में आता है कि हाँ सर ये आपका नोट्स बहुत हेल्पफुल है, तो आप नोट्स ले सकते हैं। जैसे कि अब उत्तराखंड में एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए हमने अलग अलग तरीके से उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार किए हैं। तो 7634993536 नोट्स इस नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। आपको यकीन मानिए 100% सफलता मिलेगी। आप विश्वास के साथ पढ़िए, दिक्कत नहीं है आपको। इसको नोट्स के पढ़ने के बाद 2 से 3 दिन आपको नोट्स पढ़ने में लगेंगे। नोट्स पढ़ने के बाद आप रेगुलर क्लास को अटेंड करते रहिए, लेक्चर, वीडियो एंड टेस्ट सीरीज में। तो दिक्कत नहीं है, आराम से आपके एग्ज़ाम से निकलेगी। इस बार हम लोग 130 प्लस मार्क्स लाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।